स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटालिक्स के बहुत सारे टॉपिक देखे हैं। अब हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स काफ़ी सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पढ़ लिया था, हैप्टिसिटी पढ़ ली थी, EAN रूल पढ़ लिया था, और टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय लिगेंड पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम और OMC के डीप में जा रहे हैं, जहां पे शुरुआत होती है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम पढ़ तो रहे हैं, जितने अभी जो पीछे पढ़ के आए हैं उनकी नेमिंग कैसे होगी, तो इसमें कुछ खास नहीं है, या आप थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ आइडिया पहले से है, बिकॉज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की नेमिंग काफी हद तक मैच करती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़े थे, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे मैच होती हैं। चलिए देखते हैं क्या है ऑर्गेनोमेटालिक्स केमिस्ट्री में जो है, कहाँ पे डिफरेंस है, वो सब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। In order to give a systematic name to a inorganic compounds, a tentative guide was prepared by the Commission of Nomenclature of Inorganic Chemistry in 1940। 1940 में कमीशन बना, उसमें वहां पर डिसाइड हुआ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग की। आपको पता है IUPAC डील करता है नेमिंग से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको आप लोग कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हर नेम के आगे सफिक्स क्या लगना है, प्रीफिक्स क्या लगना है, वो सब कहाँ से आता है? IUPAC। कई बार आपको उसको शॉर्ट में यूपैक भी बोल देते हैं। आफ्टर ए डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। कब शुरुआत हुई थी? देखिए 1940 से, 1914 से बनना शुरू हुआ, डिस्कशन हुआ, और उसके बाद हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला? यहां पर देखिए, एक मिनट इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 1953 में जाकर IUPAC ने कुछ नेमिंग कंसीडर किए, कुछ नेम्स दिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसमें थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशंस है। 1940 से शुरुआत हुई थी, 1940 से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ पे दिया गया? 1953 में IUPAC की मीटिंग में कुछ नेम सजेस्ट किए गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, वही नहीं हो गए, उसके बाद उसमें फर्दर कंसिडरेशन आए, फर्दर कुछ इंप्लीमेंट आए, जिनको हम लोग 1957 रूल तक बोलते हैं, या 1957 रूल नाम से जानते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? दीज वर रिवाइज्ड एज द 1970 रूल। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां से शुरू हुआ जर्नी, कहां से शुरू हुई? 1940 से IUPAC नोमेनक्लेचर या OMC के नोमेनक्लेचर की कहानी शुरू हुई थी। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की नहीं। तो इनऑर्गेनिक की 1940 से जर्नी शुरू हुई, फिर 1953 में कुछ नेम्स दिए गए, कुछ वहां पे क्राइटेरिया फिक्स किया गया, लेकिन फिर फर्दर उसमें एडिशन किया गया, कुछ चेंजेस किए गए, और 1957 में कुछ रूल्स दिए गए, जिनको 1957 रूल बोलते हैं। उनका कोई यूज नहीं, क्योंकि हम लोग आज की डेट में जो पढ़ रहे हैं वो 1900 में ये रिवाइज किए गए। रिवाइज क्या होता है? कोई भी चीज बना दी जाती है, उसके बाद उसमें देखा जाता है कि क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे जब मोबाइल आया था, हम लोग जनरली देखते हैं 2G होता था, खाली G होता था, फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, और आजकल हमारे पास 5G की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसी तरीके से वहां पर क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, उसको देखते हुए 1957 के बाद 1970 में इंप्लीमेंट किए गए, जिन रूल्स को हम आज भी पढ़ रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी ऐसे रिवाइज्ड रूल्स आते रहेंगे, जो हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। बट अभी 1970 में मोस्टली रिवाइज हो गए थे, वही यूज हो रहे हैं। क्या है? You are aware of IUPAC rules of nomenclature in coordination complexes as we studied in starting the lecture। मतलब जहां पे हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था, वहां पर ही हमने देखा, क्या देखा था? सबसे पहले देखा कि IUPAC का नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए है, वो काफी हद तक मैच करता है हमारे कहां पे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से। तो जब बात आती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, मोस्ट ऑफ द दीज रूल अप्लाइज टू द ऑर्गेनोमेटालिक्स। मतलब कोऑर्डिनेशन के मोस्ट ऑफ द रूल कहां लग जाते हैं?
मोस्ट ऑफ द रूल ऑर्गेनोमेटालिक्स में लगते हैं। सम ऑफ दीज रूल्स आर हाउएवर डिफरेंट, मतलब कुछ रूल जो होंगे वो चेंज होंगे, वो डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे उसमें कि यहाँ पर कुछ और होगा कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे अगर बिल्कुल सिमिलर हो जाती तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सिमिलरली सिंपल एक वर्ड में बता देते कि बच्चा लोग जो आयुपैक नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में है वही हमारी ओएमसी में है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जरूरत पड़ी ऑर्गेनोमेटालिक्स की नेमिंग की, नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर नामकरण जैसे होता है, किसी भी बच्चे का जब भी जन्म लेता है नामकरण किया जाता है, उसी तरह आयुपैक जो नोमेनक्लेचर देता है उसको नामकरण ही बोलते हैं, किस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा। तो फिर क्या है, चेंजेस कहाँ है, यहाँ पे ये है सम ऑफ दिस रूल आर मॉडिफाई होंगे। सिंपल एल्काइल, एल्काइल मतलब CH3 टाइप के, C2H5 टाइप के एंड एराइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ द मेटल आर नेम्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ द मेटल। शब्द सही से पढ़िएगा, ये नहीं कि मेटल पहले होगा, आफ्टर द नेम, यहां पे पढ़िएगा ये लिखा है आफ्टर द नेम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कहीं भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो और साथ में मेटल हो तो वहां मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप पहले लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली देखते हैं ओएमसी में यही होता है कि पहले आप ऑर्गेनिक ग्रुप लिखेंगे तब उसका आप मेटेलिक नाम लिखेंगे। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, अगर आप छोटा सा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपके सामने ये आप इसको लिथियम मिथाइल नहीं बोलेंगे, आप इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो होगा मिथाइल लिथियम। सिमिलरली मान लीजिए यहां पे C2H5 होता, यहां पर Na होता। Na क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा निगेटिव पार्ट है ऑर्गेनिक ग्रुप, इथाइल है, तो इथाइल सोडियम जो है वो पहले होगा, मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और जहां पर हम लोग मिथाइल लिथियम लिखें क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रुप हमको पहले लिखना होता है, यही यहां पे बताया गया था। एराइल ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे CP वाला पढ़ते हैं, C6H5 फेनाइल वाला पढ़ते हैं, ये सारे हमारे कौन से ग्रुप हैं, एराइल ग्रुप्स हैं। उसके बाद सम ऑफ द टिपिकल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हैं भी हम आगे देख लेंगे। एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने, हमने लिख दिए हैं, यहां पर एग्जाम्पल है, इसको सही कर लीजिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सम ऑफ द टिपिकल एग्जाम्पल आपके सामने हमने कुछ 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, रूल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब नोमेनक्लेचर की बात आ रही है तो यहां पे क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होल्ड गुड। जो अभी हम बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का जो नेमिंग है और ऑर्गेनोमेटालिक्स की नेमिंग है वो काफी हद तक सिमिलर होती है। तो जो सिमिलर होती वो क्या होती है और जो डिससिमिलर होती है मतलब डिफरेंट होती वो क्या होती, हम लोग सारा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का गुड है मतलब जो मैच करती वो कौन सा है, लिगेंड्स एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी हम बात करते हैं वो कहां पे, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इंडिकेटेड विद ए मेटल। याद करिए जब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहां पर आयुपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में पैरेंथेसिस आप जिसको बोलते हैं रोमन वर्ड्स में 2, 3, 0 लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल इज प्रेजेंट। तो यहां पर क्या है, 2 होने की वजह से क्या होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रही होगी। वही चीज यहां भी बता रहा है कि यहां पर भी हम लोग यूज करते हैं उसी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड का, कोऑर्डिनेशन वाले का। यहां पर फिर बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इथाइलिन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप पढ़ते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक्स में भर भर के इसको हमको पढ़ना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इथाइलिन आर न्यूट्रल लिगेंड। आपको पता है इथाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों न्यूट्रल दिख रहे हैं और होते भी हैं, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इथीन, मतलब आपके सामने इथीन दिया है, जो भी कार्बन कंटेनिंग कार्बन
मोनो ऑक्साइड कंटेनिंग ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। ये तो हम लोग डिटेल में पढ़े थे कि मेटल कार्बोनिल क्या है। और अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि मेटल कार्बोनिल की एक बहुत बढ़िया सी आगे क्लास हम और लेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़े हैं तो NiCO4 हमने पढ़ लिया कि ये EN रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या है सिंपल इसमें बॉन्डिंग क्या है ये पढ़ा है, लेकिन इसकी डिटेल एनालिसिस आगे चल के पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल टॉपिक पर। ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहा है, जो भी कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं मेटल के साथ जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। फिर क्या है, द एल्काइल एंड एराइल लिगेंड्स आर जनरली कंसीडर्ड एज एनायन। याद रखिएगा ये कैसे कंसीडर कर रहे हैं, इनको हम कैसे कंसीडर किया है, इनको हमने इन दोनों को न्यूट्रल लिगेंड कंसीडर किया है। ये तो हमारे लिए कैसे हैं, ये तो न्यूट्रल हैं, लेकिन जब भी बात आएगी आपकी एल्काइल की, तो एल्काइल में कौन सा हो सकता है, CH3 हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और एराइल ग्रुप कौन सा, जैसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए C6H5। ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों हमारे एनायनिक फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, एनायन होंगे, एनायनिक फॉर्म में होंगे। शायद ये आपको समझ में आया होगा कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं। एनायन होगा तो इससे फायदा क्या है, और अगर न्यूट्रल होगा इससे क्या फायदा है या क्या रीजन हो सकता है। एनायन होगा फॉर कैलकुलेटिंग। अब देखिए जब भी हम NiCO की बात करते हैं, एल्कीन की बात करते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं Ni, अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक NiCO4। अब बताइए जब जो बगल वाला हमारा कोई भी लिगेंड है, कुछ भी है, अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो हमारे ऊपर चार्ज कैसे आएगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर चार्ज होता काउंटर, हमारा आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव। NaCl में एक Na प्लस एक Cl माइनस, उसी तरह MgCl2 में Mg2 प्लस, उसी तरह 2 Cl आके जुड़ जाते हैं, वही चीज होती है। लेकिन यहां पे क्या है, ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज ही नहीं है, और चार्ज नहीं है तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं जीरो चार्ज। क्या लिख सकते हैं, जीरो चार्ज। लेकिन लेट करिए अगर यहां इस केस में बात कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए Fe का ही ले लेते हैं, इसके साथ कोई भी एक CH3 है, और CH3 के ऊपर आपको पता है कि एक निगेटिव चार्ज होता है, Cp के ऊपर भी हमारा एक निगेटिव चार्ज होता है। इसको हम कंसीडर करके चलते हैं, यहां लिखा है ना कि जनरली कंसीडर करके चलते हैं। वैसे इसका रिप्रेजेंटेशन तो हम ऐसे लिखते हैं, कहेंगे सर निगेटिव कैसे, लेकिन हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि एल्काइल या एराइल ग्रुप जो होते हैं वो कंटेन करते हैं -1 चार्ज। ठीक है, कभी कभी एरोमेटिसिटी के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड आएंगे, आगे हम बताएंगे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एल्काइल और एराइल ग्रुप्स कैरी -1 चार्ज। तो यहां पे ऐसे है। अब आप बताइए अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसका काउंटर पार्ट, मतलब इसका जो दूसरा पार्ट होगा, जुड़ने वाला जो इसके साथ फ्रेंड आ रहा होगा, उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा। और जैसे ही पॉजिटिव पार्ट होगा तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, Fe1। बताइए ऐसे लिखेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गई, न्यूट्रल से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई। तो कुछ ये है, यही चीज वो बताना चाह रहा है। फिर क्या है, दे मे और मे नॉट बिहेव एज एनायन, मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप है हर बार निगेटिव चार्ज ही हो। जैसे अभी मैंने बताया कई बार तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और कई बार न्यूट्रल भी होता है, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ लिखा है ना, ये जनरली क्या होता है, एनायनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है या निगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन से, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। इसको हटा के इसको यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, यहां पर हम लोग इसको सही करके ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक, एक मिनट रुकिएगा बस, यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, शायद ये
आपको समझ में आया होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर अब आपके सामने देखिए, जो सबसे पहला कंपाउंड दिया है ये कौन सा है, याद करिए अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया याद हो कि ये क्या है, ये हमारा जीजेस सॉल्ट है। शायद ये आपको याद होगा, जीजेस सॉल्ट, जहां पर एल्कीन प्रेजेंट होती थी। लिंक है, देखिए एल्कीन सामने है, PTCl3 है, Cl3 है, और सामने क्या है, यहाँ C2H4 है। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी पॉजिटिव पार्ट होगा तो उसका काउंटर पार्ट, उसका जो दोस्त होगा, सहभागी होगा, वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। अगर हमारा पोटेशियम है तो कौन सा चार्ज रखेगा, पोटेशियम है तो पॉजिटिव चार्ज। कोई भी मेटल होता है तो मैंने आपको बताया कोई भी मेटल होता है तो वो कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो यहां पर क्या होगा, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। अब ध्यान से देखिए, यहां 3 पॉजिटिव है इसलिए 3 पॉजिटिव, इसीलिए इसके ऊपर 3 निगेटिव, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस होगा ना, इक्वल होगा, तभी तो होता है। NaCl के ऊपर Na के ऊपर 1, Cl के ऊपर 1 होता है। लेकिन Mg के साथ Mg+2 बनाता है, Cl तो 2 बना नहीं सकता, इसीलिए 2 Cl आके जुड़ते हैं उसको न्यूट्रल बनाने के लिए। उसी तरीके से 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, यहां पर 1 पॉजिटिव, 1 यहां पे निगेटिव, फिर यहां पे 1 पॉजिटिव, 1 यहां पे निगेटिव, और ये न्यूट्रल है, ये ऑलरेडी न्यूट्रल है क्योंकि यहां पर कोई काउंटर पार्ट नहीं दिखाया गया। इसका मतलब यहां पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कोऑर्डिनेशन में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, वो यहां निकालने की जरूरत नहीं, बस आपको ये दिखाने की जरूरत थी। अब ध्यान से देखिए, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, और हमने पढ़ा था कि जो भी कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स के हमारे निगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ये जो है डिसोसिएट नहीं होती है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं, ये डिसोसिएट नहीं होती और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो ये एनायन फॉर्म बनी। और एनायनिक एंटिटीज की नेमिंग एंड में हम करते हैं ATE, 8 वर्ड यूज करते हैं एनायन के लिए, 8 वर्ड यूज होता है लास्ट में नेमिंग में। किसके लिए, एनायंस के लिए। और इतने हमारे ऊपर कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, 4 एनायन हैं, और जैसे ही 4 एनायन होंगे तो उनकी 4 के जो आखिरी का नाम होगा, मेटल जो लिखा जाएगा, उसमें 8 जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लेटिनेट, साइनोफेरेट, बोरेट, और ये एंटीमोनेट, और यहाँ पे प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्यों है, कहते हैं इसमें भी 8, इसमें 8 नहीं लगेगा क्योंकि ये तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एनायन में नहीं है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ से कैसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा इसको देख लेते हैं। यहां से इसको हटा देते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। अब है कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसके नाम कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन में ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी मेटेलिक पार्ट होता है वो सबसे पहले नाम आएगा, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए, आपको नाम मिलेगा। यहां पे पोटेशियम है, यहां भी पोटेशियम, यहां पोटेशियम, यहां पोटेशियम, यहां पोटेशियम, यहां पोटेशियम, यहां भी पोटेशियम, यहां भी पोटेशियम, बट आगे वाले में पोटेशियम नहीं है इसलिए छोड़ दिया। फिर क्या आता है, पहले तो मेटल पार्ट आता है, मेटेलिक पार्ट जो बाहर होता है, अंदर वाला मेटल मत कहिएगा सर अंदर वाला क्यों नहीं, वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। जो कॉम्प्लेक्स के बाहर पॉजिटिव पार्ट होता उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इनमें पहले था तो ये देखिए चारों में लिख लिया, आखिरी वाले में नहीं है तो नहीं लिखा। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, उसके बाद आता है जो भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसका मेटल नहीं आता है, उसके लिगेंड्स पहले आते हैं। मतलब ये तो हमारे पहले नेमिंग लिख गए, ये चारों का तो नेम लिख गया, इसमें तो था ही नहीं, इन मेटल का लिख गया। अब मैं किसका लिखूं सर, तो मैंने कोऑर्डिनेशन में बताया था कि मेटल के बाद जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है उसके साथ लगे हुए जो लिगेंड होते हैं उनको हम करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं कि अल्फाबेट जिसका ए से शुरू होगा वो सबसे पहले होगा। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल में समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे। यहां पर क्लोरो है और इसको बोलते हैं इथाइलिन, और आप सबको इतना तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि सी अल्फाबेट पहले आता है, ई बाद में आता है। कंफर्म है, सी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो हम नेमिंग पहले किसकी करेंगे, जो सी से शुरू हो रहा है, इसीलिए पहले पोटेशियम, और यहां पर याद रखेगी ये 3 थे, ये 3 थे,
ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये 3 है और यहाँ पहले पोटेशियम लिख लिया, अब 3 है। तो आईयूपीएसी ने हमें क्या सिखाया है? आईयूपीएसी ने सिखाया है कि 1 होगा मोनो, 2 होगा तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अब हमने यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो। तो ये रहा पोटेशियम ट्राई क्लोरो। सेकंड में हमारा क्या है? इथाइलिन है। कितने हैं? 1 ही है, तो इसके लिए तो मोनो लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इथाइलिन। फिर आता है कॉम्प्लेक्स में मेटल। कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला जो मेटल है वो सबसे लास्ट, और जो कॉम्प्लेक्स के बाहर मेटल है वो सबसे पहले। फिर से बताता हूं, कॉम्प्लेक्स के बाहर जो मेटल होगा वो सबसे पहले नेमिंग में, और कॉम्प्लेक्स एंटिटी के जो अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं, इतने को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट नहीं होता है। जब आप डिसोसिएट करते हो तो K पॉजिटिव और PtCl3 CH2 C2H4 माइनस की फॉर्म में डिसोसिएट होगा, लेकिन Pt और Cl अलग अलग नहीं जाएंगे और नहीं टूटते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता, एक स्फीयर टाइप का बना रह जाता है। तो पोटेशियम ट्राइक्लोरो। सिमिलरली आप अपने नाम किसी भी एक को उठा के देख लीजिए, एक हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं। अब यहां पे बताइए इसका क्या होता है? क्लोरो। इसका क्लोरो है, इसको क्या बोलते हैं? एमीन, ठीक है, और इसको बोलते हैं इथाइन, इथीन सॉरी, ये है हमारी इथीन। अब बताइए ए पहले आता है कि सी पहले आता है कि ई? तो इतना तो आपको नॉलेज है कि ए सबसे पहले आएगा अल्फाबेट में, इसीलिए हमने ये देखिए एमीन सबसे पहले लिख दिया। फिर क्या आता है? फिर हमारा क्लोरो का सी आता है, तो फिर क्लोरो लिखेंगे, लेकिन क्लोरो 2 हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो लिख देंगे। फिर लास्ट में आता है इथीन, तो इथीन रिप्रेजेंट किया। फिर सबसे लास्ट में हम बोलते हैं मेटल, तो मेटल लिख दिया यहां प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल, एल्कीन न्यूट्रल, प्लेटिनम के Cl जो सॉरी यहाँ जो Cl हैं ये निगेटिव होते हैं, तो 2 Cl निगेटिव हैं, तो प्लेटिनम के ऊपर 2 ही पॉजिटिव होंगे, इसलिए प्लेटिनम 2 लिख दिया। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा, और हम लोगों ने ये चीज बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी कवर की है, वहां पर बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंजेस ही नहीं है। फिर बात आती है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लिगेंड, बिल्कुल सही बात, अभी पीछे देखा है। एंड इस इज ए कंपाउंड विद मेटल आर कॉल्ड एज कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल ही तो बोलते हैं, अभी हमने बोला है। नेक्स्ट फर्दर स्टडीज जब करेंगे तो उसमें हम लोग मेटल कार्बोनिल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, बहुत सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। बीइंग ए न्यूट्रल लिगेंड, अगर ये न्यूट्रल है तो इसकी वजह से क्या होगा? इट डज नॉट अफेक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि जब उसके किसी भी NiCO4 का एग्जांपल लिया था कि जब इस काउंटर पार्ट पे कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, वही चीज यहां इस एग्जांपल में देखिए, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं, अगर इसके ऊपर भी चार्ज ना होता तो प्लेटिनम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, लेकिन यहां पर 2 Cl हैं जिनके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। -1 होने की वजह से खुद की -1 है तो काउंटर पार्ट वाले की +1 होगी, तो 2 -1 है तो काउंटर पास वाले के +2 हो जाएगी। ये सिंपल सा रूल है। तो कार्बोनिल्स और एल्कीन के भी जितने कॉम्प्लेक्स होंगे जहां प्योर एल्कीन और खाली कार्बोनिल होंगे तो वो न्यूट्रल ही होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। किसी में भी हमको ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा, आप करना ही चाहते हैं तो ब्रैकेट में आप 0 ही लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। वैसे 0 को रिप्रेजेंट किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं मानना है, आपको है नहीं हम सर लिख के ही मानेंगे, तो आप कर सकते हैं, बट उसमें 0 ही लिखेंगे पैरेंथेसिस में। यहां पर मेटल कार्बोनिल्स है, ठीक है, ये रहा। अब मेटल कार्बोनिल्स के यहां पे है इन द कंपाउंड्स न्यूट्रल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओमिटेड। ये जो वर्ड ओमिटेड है ना, ओमिटेड मतलब किसी चीज को छोड़ देना, नेग्लेक्ट करना, ओमिटेड है, यही मैं बता रहा हूं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा लग रहा है लिखना ही है, तब आप पैरेंथेसिस में 0 लिखेंगे, वैसे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सम ऑफ द कंपाउंड्स आर नेम्ड एज, कुछ एग्जांपल हैं सामने देखिए। NiCO4 4 के लिए IUPAC में क्या होता है? टेट्रा। तो टेट्रा और CO को क्या बोलते हो? कार्बोनिल, सिंपल है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। 5 के लिए होता है पेंटा, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन। सिमिलरली यहां पे 2 है, यहां पे 8 है, 8 को बोलते हो ऑक्टा, तो ऑक्टा कार्बोनिल। और यहां पे 2 है तो क्या बोलते हो? 2 के लिए तो डाई बोलते हो, तो डाई कोबाल्ट हो जाएगा। यहां पे 12 है,
कल से पहले वाला जो हमने लेक्चर लिया था प्रीवियस वाला, उसमें बताया था कि 11 नंबर को अंडेक बोलते हैं और 12 नंबर को डोडेक बोलते हैं। ये देखिए आ गया वही डोडेका कार्बोनिल। डोडेक जो होता है उसी से लिया गया है डोडेक और कार्बोनिल। तो डोडेक कार्बोनिल और कितने यहां मेटल हैं? 4। तो डोडेक कार्बोनिल टेट्रा कोबाल्ट। फिर से समझिए, 12 कार्बोनिल मतलब डोडेक हो गया, डोडेक कार्बोनिल, और 4 कोबाल्ट होने की वजह से टेट्रा कोबाल्ट। तो डोडेक कार्बोनिल टेट्रा कोबाल्ट। नेक्स्ट वन इज Fe2CO9। CO9 मतलब 9 नोनेन होता है। तो यहां पे नोना कार्बोनिल और कितने आयरन है? यहां पे 2 हैं, तो डाई आयरन हो जाएगा। लास्ट वाला एग्जांपल नहीं दिख रहा होगा अगर आपको, तो MnCO का होल 5 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी हमारे निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एनायंस होते हैं, ये देखिए ऊपर लिखा भी है, अभी भी लिखा है कि जो भी हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं उनकी एंडिंग कैसे करते हैं? उनकी एंडिंग सर ATE 8 लगा के करते हैं। तो यहां पे 5 हैं, तो इसका नेमिंग हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल। मेटल कौन सा है? मैंगनीज। लेकिन क्या मैंगनीज लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहां पे मैंगानेट लिखेंगे, क्योंकि एनायंस हमारा ATE नेम से एंडिंग लेता है। तो यहां मैंगानेट हो जाएगा, मैंगनीज की जगह मैंगनेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1, तो Mn के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पे हम इसको 1 लिखेंगे। आप सबको शायद ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी की बात है कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे सारे कोर्सेज लाए। आप प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फुल सेमेस्टर कोर्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सेपरेट यूनिवर्सिटी वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जो भी कंटेंट है आपका बीएससी का और आपके जो भी ग्रेजुएशन का है, तो वहां पर आपको फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। फिर से सुनिएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, वहां पे कॉलेज वाइज और आपको यूनिवर्सिटी वाइज, स्टेट वाइज, सबको सेपरेट टॉपिक वाइज आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा विज्ञान वृक्ष में, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। मतलब आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतना कम प्राइस रखा गया है। और साथ ही साथ अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो मास्टर्स भी तो अच्छी जगह से करना चाहेंगे। अगर आप ढंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन अच्छी जगह से करना चाहेंगे, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहेंगे, उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है CUET PG, जहां से आप मास्टर करेंगे केमिस्ट्री में। और अगर CUET PG का एग्जाम देना है तो विज्ञान वृक्ष से एक बढ़िया सा शेड्यूल, जो कि पूरा बढ़िया कंटेंट बना के रखा गया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वहां पे आप जाके परचेज कर सकते हैं और उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लगता है IIT जाने का बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, तो IIT जैम नाम का एग्जाम होता है, जहां पे आप बीएससी के बाद IIT जैसे इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स कर सकते हैं केमिस्ट्री में। और IIT जैम का भी कोर्स विज्ञान वृक्ष ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में आपको अपनी जो भी पोजीशन है वो भी देखने को मिलेगी। तो आप जरूर परचेज करिए, अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए, अपने सपनों को साकार करिए विज्ञान वृक्ष के साथ, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। साथ ही साथ अब कहेंगे सर मैं तो MSc में आ गया, मैं क्या करूं, विज्ञान वृक्ष मेरे लिए क्या रखा है? तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष ने IIT गेट और CSIR नेट जैसे एग्जाम्स के लिए भी फुल रिकॉर्डेड कंटेंट रखा है। IIT गेट बताने की जरूरत नहीं, अगर आपकी बढ़िया रैंक आती है तो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में, इसरो, DRDO, बार्क, ONGC जैसी जगहों पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती है। साथ ही साथ अगर आप कहीं से PhD करना चाहते हैं तो आप PhD में एनरोल हो सकते हैं और आपको मिलती है फेलोशिप। CSIR नेट एग्जाम के बारे में बताने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया में अगर कहीं भी
गवर्नमेंट कॉलेज या कहीं भी आपको टीचर बनना है तो आपको CSIR नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और विज्ञान वृक्ष उसके लिए आपके साथ हमेशा खड़ा है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे CSIR नेट का बैच बना दिया गया है, और आप सब परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर CSIR नेट के साथ आपका JRF होता है, आप इंडिया के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके PhD इनरोल होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी को 5 साल कॉन्टिन्यूअस फेलोशिप मिलती है, जो कि आपके लिए स्टडीज को बूस्ट अप कर सकती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा। हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्सेस का, मेटल कार्बोनिल का। साथ ही साथ अब हम कुछ और हैं इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट है इस नोमेनक्लेचर की, कि कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में डिफरेंशिएशन आता है कोऑर्डिनेशन से। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन से अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी कोऑर्डिनेशन भी हम लोग पढ़े हैं। डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये वाली स्लाइड ही डिफरेंशिएट करती है मोस्टली कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की नेमिंग में और हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग में मोस्टली। चलिए यहाँ पे क्या है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड दैट ब्रिजेस द टू मेटल। इस तरह का आपको कोऑर्डिनेशन में कहीं नहीं देखने को मिलता है। क्या? लिगेंड दैट ब्रिजेस मतलब क्या होता है? ब्रिज की तरह बनेगा। ब्रिज मतलब क्या होता है? ब्रिज का तो सिंपल मतलब होता है किन्हीं दो चीज को कनेक्ट करने को ही आप ब्रिज बोल देते हैं, चाहे वो नदी हो, नाला हो, कुछ भी हो। उसी तरीके से किन्हीं दो मेटल को कनेक्ट करने वाले लिगेंड को यहां ब्रिजिंग लिगेंड बोल देंगे। तो ब्रिज क्या है? द ब्रिज ऑफ टू मेटल एटम इन कंपाउंड्स आर नेम्ड एज। उनका नेम्ड क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? वहां पर मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए कार्बन CO ग्रुप की बात कर रहे थे, CO ग्रुप की बात कर रहे हैं तो CO ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते थे। लेकिन यहां अगर वो ब्रिजिंग में हो जाए, ये तो मेटल के साथ था तो कार्बोनिल बोले, लेकिन अगर यही कार्बोनिल एक इधर मेटल से भी लिंक हो जाए, एक इधर मेटल से भी लिंक हो जाए, तब इसका नाम क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। वही हम देखने जा रहे हैं। इनफैक्ट द ग्रीक लेटर म्यू, इसको क्या बोलते हैं? म्यू इज रिटन बिफोर सच लिगेंड। मतलब जब भी ब्रिजिंग लिगेंड आएगा, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इससे पहले एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था ईटा, उसका हम बोलते थे हेप्टिसिटी। ईटा डिफाइन करती है किसी भी चीज की हेप्टिसिटी। और हेप्टिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। कितने कार्बन एटम एक लिगेंड के मेटल से डायरेक्टली लिंक है, उसी को हेप्टिसिटी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आज आई है म्यू। ठीक है, म्यू क्या बताती है? ब्रिजिंग कितनी है, मतलब कितने एटम हमारे ब्रिजिंग में है, या कितने मेटल, एक लिगेंड कितने मेटल के साथ ब्रिज फॉर्मेशन कर रहा है। यहां अगर 3 लिखा होता है मतलब एक लिगेंड के 5 कार्बन 3 कार्बन एक मेटल से लिंक होते हैं, उसे हेप्टिसिटी कहते हैं। अब यहां उल्टा रिवर्स, यहां पे एक लिगेंड बहुत सारे मेटल के साथ जुड़ता है, यहां पे हेप्टिसिटी में, यहां पे लिख लीजिएगा, हेप्टिसिटी में 1 लिगेंड 1 मेटल एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन लिख ले, डिफरेंट नहीं, यहां पर 1 मेटल एंड नंबर ऑफ कार्बन्स। यहां पे एक मेटल और कितने कार्बन से जुड़ रहा है वो होता है। और ब्रिजिंग में क्या होता है? यहां पे 1 लिगेंड होगा, 1 लिगेंड होगा एंड नंबर ऑफ मेटल। डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां पे लिगेंड फिक्स है, 1 होगा, यहां पे मेटल फिक्स है, 1 होगा। यहां पे लिगेंड चेंज कर रहा है कि एक कितने से डोनेशन करेगा, 2 एटम से, 3 एटम से, 4 एटम से। दैट इज हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड। अब म्यू में क्या है? लिगेंड तो फिक्स है, CO है, लेकिन वो कितने से बाइंड हो रहा है? 1 2 3, तो वो होती है म्यू। और म्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग लिखते हैं म्यू3 म्यू4 की कितने से लिंक हो रहा है वो बताता है। द प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे आपका नाम होता है, कुछ आपका नाम है तो उससे पहले, नाम से पहले जैसे आप लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं श्री, अपने पिताजी का नाम बताने से पहले श्री बताते हैं, मिस्टर बोलते हैं पिताजी के नाम के पहले, और मम्मी के नाम को बताने से पहले आप मिसेस बोलते हैं। सिमिलरली जो मिस और मिस्टर है, ये क्या है? एज ए प्रीफिक्स है। प्री मतलब कहीं भी आता है ना, प्री
कोई भी एग्जाम होता है उसका कहते हैं प्री है, फिर मेंस है। तो जो सबसे पहले चीज आती है उसे प्री बोलते हैं। तो नाम से पहले लगना प्री होता है। तो जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं वो नाम से पहले लगाए जाते हैं। तो जो म्यू भी है ना, कार्बोनिल लिखना है तो उससे पहले हम म्यू लगाएंगे कि ये ब्रिजिंग है और कितने से है। ब्रिजिंग है 2 से मेटल से है कि 3 मेटल से, जैसे CO है, हो सकता है 3 मेटल से लिंक हो। 3 मेटल से लिंक होगा तो हम यहाँ μ3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? μ3। इसमें बताने की आपको शायद जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यहां पर क्या है, प्रीफिक्सेस इज रिपीटेड बिफोर द नेम ऑफ ईच काइंड ऑफ ब्रिजिंग। मतलब प्रीफिक्स को रिपीट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 कार्बोनिल हैं और 2 कार्बोनिल मेटल से जुड़े हैं, 2 मेटल से, और वो भी 2 कार्बोनिल हैं 2 मेटल से। एग्जांपल देता हूं, M और M, ये रहा CO और ये रहा CO। देखिए ये ब्रिजिंग में भी है और वो भी 2 हैं। क्या है? ब्रिजिंग में भी हैं और वो भी 2 हैं। तो पहली बात तो ये क्या हो गया, μ2 हो गया। और नाम क्या है इसका? कार्बोनिल। इसका नाम होगा कार्बोनिल। तो μ2 कार्बोनिल, लेकिन इससे पहले हम एक नाम लिखेंगे कि ये बिस है। बिस मतलब होता है, जब आप एक बार टर्मिनोलॉजी यूज कर, कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक बार हम लोग सफिक्स यूज कर लेते हैं, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डोका, कुछ भी यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद जब सेकेंड टाइम उसी का रिपीटेशन आता है तो वहां पे हम रिपीट करते हैं बिस, ट्रिस, ट्रिट्राकिस वगैरह नाम से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, वहां भी मैंने बताया था कि ये याद कर लीजिए, 3 से ज्यादा नहीं आते हैं। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। मतलब अगर यहां पे देखिए 2 हैं तो 2 के लिए बिस हो गया। 3 कार्बोनिल अगर लिंक कर रहे होते तो ट्रिस बोल देते, और 4 हो रहे होते तो इसे टेट्राकिस बोल देते हैं। सिंपल सी चीज है। तो वही बताया गया है, प्रीफिक्स लगाना पड़ता है इसके लिए। एंड ईच काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ग्रीक लेटर म्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाई हाइफेंस। हाइफेंस दिया जाता है, ये IUPAC का भी रूल है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके कुछ। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। CO3 FeCO3, ये कुछ और नहीं है। थोड़ा सा आप अगर अपने दिमाग पे जोड़ देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है? यहां पे मैं 1 मिनट लिख लेता हूं। यहां पे लिखिए, इसको लिख सकते हैं Fe2 और 1 Fe और 2 Fe, यहां पे 3 3 6 3 9, तो CO9 है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके, इसको तो देखा था, ये EN रूल भी फॉलो कर रहा था। इसमें एक एक मेटल मेटल बॉन्ड भी था। इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो क्या है, ये CO2 है। 3 3 6 और 2 8 हैं। कार्बोनिल यहाँ कितने हैं? 8 हैं। ये भी हमने पढ़ा था, और ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा था। यहाँ ऑस्मियम है, यहाँ ऑस्मियम कितने हैं? 2 हैं। और कार्बोनिल कितने हैं? यहाँ पे कार्बोनिल हमारे 9 हैं। ये रहा, ये आपके सामने कंपाउंड है। देखिए एक मेटल के बाद जब भी आपको बीच में कुछ दिखे, यहां पे एक हो गया, ये लीजिए, एक मेटल ये हो गया, एक मेटल ये हो गया। दैट मीन्स इन दोनों मेटल के बीच में अगर हम जितने CO दिखा रहे हैं वो हमारे कैसे होंगे? ब्रिजिंग होंगे। शायद ये आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 मिनट, ठीक है, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। देखिए 2 मेटल हैं, एक ये मेटल है, एक राइट है, एक लेफ्ट एक राइट। तो इनके बीच में जो भी चीज लिंक हो रही है, ब्रिज क्या होता है अभी बताया है। किन्हीं 2 पार्ट को कनेक्ट करने वाली चीज को ब्रिज बोलते हैं। कभी भी कोई नदी जाती है तो एक इधर रोड होती है, एक इधर रोड होती है, उसको लिंक करने के लिए जो पुल बनता है उसी को आप बोल देते हैं ब्रिज। सिमिलरली अगर एक इधर मेटल है, एक इधर मेटल है, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो लिगेंड होगा वो ब्रिजिंग लिगेंड होगा। तो अब देखिए एक मेटल यहां पे है और एक मेटल इस साइड है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लग रहा है? ब्रिज लग रहा है। वो भी कितने कार्बोनिल का? यहां पे 2 कार्बोनिल हैं। ध्यान से देखेंगे तो 2 कार्बोनिल का यहां पे ब्रिज देखने को मिलेगा आपको। इसमें 3 कार्बोनिल का ब्रिज है और इसमें 1 ही कार्बोनिल का ब्रिज है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे CO है। अब देखिए नेमिंग में है, 3 है तो ट्राई के बाद म्यू, कार्बोनिल। देखिए यहां पे 3 कार्बोनिल कैसे हैं? 3 कार्बोनिल हमारे ब्रिजिंग में है तो 3 ट्राई म्यू। और याद रखिए यहां म्यू देने के बाद अगर 3 होते तो 3 का रिप्रेजेंटेशन करता, 2 में रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आपको यह भी बता दूं कि म्यू का लिखने का मतलब ही ब्रिजिंग है। आप ये देखिए यहां पे हमने लिखा है कि कंपाउंड्स आर नेम्ड इन डिफरेंट, द ग्रीक लेटर म्यू इज रिटन बिफोर लिगेंड। कौन से? ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग ही म्यू से है। सिंगल में तो कुछ नहीं लिखेंगे, और म्यू लिखने का मतलब ब्रिजिंग है। और ब्रिजिंग अभी बताया है कि नहीं 2 चीज को लिंक करने वाली चीज को ही
तो म्यू या ब्रिजिंग बोलते हैं, तो एटलीस्ट दो चीज होंगी तभी तो लिंक है। आप अगर ये है तो इसको किससे लिंक करेंगे आप बताइए? इससे कोई भी चीज जुड़ेगी तो वो इसकी टर्मिनल पोजीशन पे ही जुड़ेगी। अगर यहां पे कोई एक सिंगल मेटल है, ये CO जुड़ दिया, तो यहां पे ये तो टर्मिनल हो गया। ये ब्रिजिंग कब होगा? जब एटलीस्ट एक इधर मेटल हो, तभी ये ब्रिजिंग होगा। इसीलिए म्यू2 होता है तो मोस्टली हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए म्यू2 वाले केस में कहीं नहीं लिख रहे हैं। जब आप बात मतलब दो ही मेटल हैं, मेटल दो से ज्यादा हो जाएंगे, तब हम बात करेंगे म्यू3 म्यू4 वाले की, मतलब ब्रिजिंग कितने के साथ की गई है। मिनिमम दो होती है इसलिए नहीं लिखते हैं। थोड़ी देर पहले एक और चीज बताई थी यहां पे, जैसे कि ये देखिए ओमिटेड, ओमिटेड मतलब हम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी 0 है तो उनकी लिखेंगे ही क्यों? तो वही चीज यहां पर भी है कि जब आप देखते हैं कि ये हमारा डाई ट्राई म्यू के ऊपर कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब एटलीस्ट दो ही मेटल हैं वहां पे, या दो मेटल प्रेजेंट हैं। ट्राई मतलब क्या है? 3। ट्राई म्यू कार्बोनिल, ये जो ट्राई म्यू कार्बोनिल है तो इसका ये रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि 3 कार्बोनिल लिगेंड हमारे ऐसे हैं जो कि ब्रिजिंग में हैं। यहां पे डाई म्यू कार्बोनिल लिखा है, दैट मींस यहां पे आपका दो ब्रिजिंग में है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ म्यू कार्बोनिल है, इसका मतलब एक ही हमारा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 3, यहां 2 और यहां एक ही ब्रिजिंग में है। साफ साफ है नाम में सबसे पहले ब्रिजिंग वाला, उसके बाद ये बिस क्यों लगाया? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया था कि एक बार अगर किसी भी यूपैक नेम में अगर हमारा टर्म बाई ट्राई टेट्रा ये वाले आ जाते हैं तो फिर हम रिपीट नहीं करते हैं ये नेमिंग, इससे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ वर्ड्स लाते हैं। बिस 2 के लिए, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकेस। 2 जो कि मोस्टली यही 3 आते हैं, 2 3 4, और कोऑर्डिनेशन में तो आपको और भी बताया था, और भी सारे बता चुका हूं। ट्रिस और यहां पे है टेट्राकेस, ये लीजिए। ये आपको कुछ ये देखने को मिलता है जब रिपीट होता है, तो यहां पे मेटल 2 हैं तो यहां भी बिस, यहां भी 2 मेटल हैं तो यहां भी बिस, यहां भी 2 मेटल हैं तो बिस, और टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल के मतलब यहां बिस होने का मतलब है 2 मेटल और उनके साथ टेट्रा कार्बोनिल, दोनों मेटल के साथ 4 4। फिर यहां पे बिस और ट्राई कार्बोनिल मतलब दोनों मेटल के साथ 3 3, और बिस और ट्राइक्रो मतलब दोनों मेटल के साथ 3 3। तो ध्यान से देखिए, दोनों मेटल के साथ 3 3, इसके साथ 3 3, और अगर एक स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखा देता हूं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यहां पर Fe, चलिए यहां पर ये हो गया। आपको इतना ही मोस्टली देखना था, स्ट्रक्चर वाली हम चीजें स्ट्रक्चर वाले अपने पोर्शन में देखेंगे, वहां भी आएगा स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आएगा टॉपिक, उसमें देख लेंगे, नहीं लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनोमेटालिक्स की जो भी नोमेनक्लेचर है वो सारा कंप्लीट कर लिया है। तो कनेक्ट रहिए, और आप लोग जो भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप वहां जाके विज्ञान वृक्ष को फॉलो कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।